बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं इससे पहले अपने जितने भी प्रोग्राम्स थे जो कि ईरान इज़राइल जो मुमकिना जंग है उसकी जो सीरीज़ चल रही है, उसमें मैंने ज़्यादातर यही बात की थी कि अगर इज़राइल ईरान के ऊपर अटैक लॉन्च करता है तो ईरान के पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, वो कैसे डिफेंड कर सकता है। मगर आज का जो प्रोग्राम है नाज़रीन, वो बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन्स पर है। और वो प्रोग्राम क्या है कि बजाय इसके कि इज़राइल ईरान के ऊपर अटैक करे और ईरान उसको डिफेंड करे, अगर ईरान चाहे तो क्या वो इज़राइल पर पहले हमला कर सकता है? और अगर वो ये हमला करता है तो इज़राइल उसको डिफेंड कर सकता है? ईरान के पास वो कौन-सी ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए वो इज़राइल के ऊपर ये जंग जो है थोप सकता है? और इज़राइल मैक्सिमम किस हद तक जो है वो उसको डिफेंस कर सकता है? क्या इज़राइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है या नहीं? ये सारे टॉपिक जो है ना हम ना आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आता है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दें। तो नाज़रीन, अब वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको पता है कि इज़राइल बहुत अरसे से ईरान को धमकियाँ देता आया है, क्योंकि ईरान उसके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। लिहाजा इन तमाम धमकियों को मद्देनज़र रखते हुए ईरान ने भी यही किया कि उन तमाम अवामिल के ऊपर, उन तमाम फैक्टर्स के ऊपर बहुत काम किया कि अगर इज़राइल वाक़ई सिर्फ़ धमकियाँ देने के बजाय हमला करता है तो ईरान ने उसको कैसे डिफेंड करना है। उसने अपनी अस्करी ताकत को बहुत बढ़ाया, उसने टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में बहुत काम किया, ख़ास तौर पर मिज़ाइल, जो उसकी साइबर वॉरफेयर है, जो उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं और उसके अलावा जो उसके ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर एसेट्स यहाँ पड़े हुए हैं, उनके ऊपर उसने बहुत खर्चा भी किया और बड़ा काम किया नाज़रीन। अब हम आते हैं कि इज़राइल आखिर है वो क्या चीज़ जिसकी वजह से इज़राइल जो है ना वो समझता है कि जी वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है कि कोई मुल्क उसका जो है वो बाल बेका भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले नाज़रीन उसके पास वो आयरन डोम है। उसके बाद फिर उसके पास डेविल स्लिंग है और फिर उसके पास एरो 2 और एरो 3 हैं। ये एक इंतहाई एक्सीलेंट एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन हमने ये देखना है कि ईरान इस एक्सीलेंट एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर कैसे इज़राइल के ऊपर अटैक कर सकता है। पिछले कुछ सालों में ईरान ने अपने जितने भी मिसाइल सिस्टम है नाज़रीन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और उस इस खित्ते के जितने भी आप कह सकते हैं ना कि लीथल मिसाइल्स जो हैं वो ईरान ने ही एक्चुअली इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और इनकी जो सबसे बड़ा कमाल है नाज़रीन वो उनकी एक्यूरेसी और उनकी स्पीड है। अभी रिसेंटली उन्होंने मई 2025 में जो अपना मिसाइल इंट्रोड्यूस करवाया नाज़रीन कासिम बसीर के नाम से, वो तो बिल्कुल दुनिया का एक एक नई तर्ज और एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने एक सिस्टम बना दिया गया है। यानी कि 1200 किलोमीटर के रेंज के ऊपर भी अगर कोई वो टारगेट है, तो वो उसको इंतहाई एक्यूरेसी और इंतहाई स्पीड के साथ सीधा जाके उसको हिट कर सकता है। और उन्होंने ये किस तरह क्रिएट किया कि इसके अंदर बेसिकली इन्होंने एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम लगा दिया है। ये कॉम्बिनेशन है 2 बहुत अच्छी चीज़ों का। पहली चीज़ तो नाज़रीन ये है कि जो उसका अपना एग्ज़िस्टिंग ऑप्टिकल सिस्टम था, उसके साथ उन्होंने काफ़ी सारे सेंसर्स लगा दिए, जिसकी वजह से वो उसकी जो सेंसिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और वो बहुत जल्दी उस टारगेट को एक्वायर भी कर लेता है और उसकी तरफ पहुँचने में अपनी स्पीड को भी इम्प्रूव कर देता है। सेकंड, जो उनका डे कैम सिस्टम था, उसको उन्होंने जो है ना वो बेसिकली थर्मल बेस्ड कर दिया है, जिसकी वजह से जो है वो जो थर्मल्स रेडिएशन होती हैं, उनको भी बड़ी जल्दी जाके वो रीच अप करता है और वहाँ पे एग्ज़ैक्टली वो टारगेट को बिल्कुल एक्यूरेटली जाके हिट कर देता है। जो उनका एलआरएफ सिस्टम था, उसको उन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया है। तो उसके बाद नाज़रीन ईरान ने 2023 में जो है हाइपरसोनिक मिसाइल फ़तह 1 उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। हाइपरसोनिक मिसाइल नाज़रीन ये आवाज़ की जो स्पीड होती है, ये उससे ज़्यादा तेज़ काम करता है। आवाज़ की स्पीड है 1 मैक और जो ये मिसाइल है जो कि ईरान ने फ़तह 1 जो इंट्रोड्यूस करवाया था, इसकी नाज़रीन स्पीड है मैक 10 टू मैक 25। आप इमेजिन करें उसकी स्पीड कि वो कितनी तेज़ी से मूव करता है और उसकी इस स्पीड और इस एक्यूरेसी से इज़राइल के जो है वो होश उड़े हुए हैं। इसके अलावा भी ईरान के पास शहाब है, उनके पास अम्माद है, उनके पास खुरमशहर है, उनके पास फ़तेह 110 हैं। ये भी बड़े अच्छे मिसाइल सिस्टम्स हैं, लेकिन ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज कह सकते हैं या शॉर्ट टू मीडियम रेंज कह सकते हैं। ईरान जो है इन तमाम मिसाइल्स के ज़रिए नाज़रीन इज़राइल के न्यूक्लियर एसेट्स को भी हिट कर सकता है, उनके फ़ौजी अड्डे भी तबाह कर सकता है और उनके रडार सिस्टम्स को भी मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि ईरान जो है वो सिर्फ डिफेंस नहीं कर सकता, बहुत अच्छा ऑफेंसिव लॉन्च कर सकता है। अगर आपको याद हो नाज़रीन तो 2006 में
इज़राइल और जो लेबनान की जंग थी, उसमें इज़राइल के ऊपर एक बहुत बड़ी मिसाइल्स की बारिश हुई थी, जिसकी वजह से इज़राइल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और उस बात ने इज़राइल को मजबूर कर दिया कि वो ये सोचे कि वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम कैसे अच्छा कर सकता है। लिहाजा 2011 में नाज़रीन आयरन डोम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अब 2011 से लेके अब 2025 तक उन्होंने आयरन डोम में नाज़रीन बहुत सारी चेंजेस लाए हैं और उसको मुसलसल अपग्रेड करते रहे हैं। और अब जो लेटेस्ट चीज़ उन्होंने आयरन डोम में दी है, वो ये है कि वो एआई बेस्ड टारगेट एक्विजिशन करता है। यानी कि एआई जो कोई इस वक़्त पूरी दुनिया में हर टेक्नोलॉजी में छाया हुआ है, उन्होंने अपने दिफाई सिस्टम में एआई को इंट्रोड्यूस कर दिया है और आयरन डोम अब एआई बेस्ड हो चुका है नाज़रीन। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया आपको कि वो डेविड स्लिंग भी है उनके पास और एरो 2 और एरो 3 भी है। लेकिन वो आयरन डोम के मुकाबले में इतने इफेक्टिव नहीं है जितने के बेसिकली आयरन डोम है। लेकिन जो एरो 2 और 3 है, उसकी एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी या क्वालिटी क्या है कि अगर किसी भी मुल्क की तरफ से इज़राइल के ऊपर कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली ये वो मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती है उसके पास कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। तो ये जो एरो 2 और 3 है, ये बैलिस्टिक मिसाइल को बड़े आसानी से इंटरसेप्ट कर लेता है नाज़रीन। हाँ। इज़राइल ने ये जो कुछ भी नाज़रीन ये क्रिएट किया हुआ है, ये बेसिकली एक लेयर्ड सिस्टम के तहत किया है। ये एयर डिफेंस का लेयर सिस्टम है। यानी कि एक लेयर एयर डिफेंस की यहाँ पे चल रही है, तो दूसरी यहाँ चल रही होगी, तीसरी ये चल रही होगी। ये लेयर्ड सिस्टम है। अब इस लेयर्ड सिस्टम में होता ये नाज़रीन कि अगर किसी एक ख़ास स्पेसिफिक एरिया से और एक ख़ास टाइम के ऊपर मिसाइल्स या ड्रोन्स या मोटर्स अगर फायर किए जाएँ, तो ये सिस्टम जितने भी हैं, ये उसको फ़ौरन इंटरसेप्ट कर लेते हैं और वो चीज़ें सारी हवा में ही वो डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो ये वो जगह है, ये वो वैक्यूम है, जहाँ एक्चुअली ईरान हिट कर सकता है इज़राइल को। ये जो लेयर डिफेंस सिस्टम मैंने आपको बताया है एयर डिफेंस का, ये बिल्कुल बेकार हो जाता है अगर ईरान अपने मुख्तलिफ एरिया से नॉट इन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम बट एट वन टाइम ड्रोन्स फेंक दे, अपने मिसाइल्स लॉन्च कर दे, अपने मोटर्स फायर कर दे, तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये फेल है इज़राइल का। इज़राइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम फिर किसी काम का नहीं है। ये जो है लेयर्स पे काम कर रहा होता है, बट ये करता क्या है, ये एक वन टाइम जो फायर हो रहा होता है, जितने मर्जी हों उनको हिट करेगा, एक खास जगह से जो आ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मल्टी डायरेक्शन जगहों से आ जाएं और एक ही वक्त पर सारे आ जाएं, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। तो लिहाजा ईरान को ये जो वीकनेस है इज़राइल की, इसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। ईरान का जो इस वक़्त साइबर वॉरफेयर है नाज़रीन, वो बहुत ज़बरदस्त इस वक़्त काम कर रहा है। ईरान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था जब इज़राइल ने उनका जो कंप्यूटर सिस्टम थे उनके एटमी असासों के, उसके ऊपर उन्होंने एक वायरस अटैक किया था। स्टक्सनेस्ट वायरस के नाम से ये था और उसकी वजह से ईरान का जो पूरा उस वक़्त का एटमी प्रोग्राम था, वो ना सिर्फ ये कि ख़राब और तबाह हो गया, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा डिले आया था। उस वक़्त से ईरान ने अपने साइबर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया और इस वक़्त ईरान के पास फुल फ्लेज एक साइबर कमांड है। और उस साइबर कमांड की कैपेबिलिटीज़ क्या-क्या हैं? नंबर 1, जीपीएस स्पूफिंग वो कर सकता है। नंबर 2, रडार जैमिंग कर सकता है। नंबर 3, ड्रोन हाईजैकिंग कर सकता है। नेटवर्क को ब्रीच कर सकता है और जो सैटेलाइट है, उसको भी हैक कर सकता है नाज़रीन। अब जीपीएस स्पूफिंग ये नाज़रीन बहुत ही इंतहाई इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है। जीपीएस स्पूफिंग का मतलब ये है कि जो जो आपने अगर कोई मिसाइल फेंका है या आपने कोई ऐसी चीज़ दुश्मन की तरफ फेंकी है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप एक ग्रिड रेफरेंस डालते हैं जो कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का एक समझे कि एक निचोड़ होता है। आप उस टारगेट के अंदर 10 टू 12, 20 डिफरेंट फिगर्स डालते हैं, जिसकी वजह से उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो वो ब्रैकेट होता है, उसमें जाके टारगेट एग्जैक्टली उस जगह को हिट करता है जहां पे वो चीज़ पड़ी होती है। अब जीपीएस स्पूफिंग क्या करता है कि जब जीपीएस स्पूफिंग अपनी सैटेलाइट और अपनी मुख्तलिफ और जो आपको मैंने बताया साइबर टेक्नोलॉजी है, उसके साथ जब इनका कम्बिनेशन करके इस्तेमाल किया जाता है, तो जो मिसाइल आपकी तरफ फेंका गया है और उसको एक टारगेट दिया गया है, उसका जितने भी अंदर टारगेट्स के फिगर्स होते हैं फीड किए हुए, वो सारे के सारे चेंज कर देता है। और जब वो चेंज हो जाते हैं तो वो उसकी लोकेशन ही खत्म हो जाती है, लिहाजा वो अपने टारगेट पे नहीं गिरता। वो बहुत प्लस गिर जाता है, बहुत माइनस गिर जाता है, राइट गिर जाता है, लेफ्ट गिर जाता है। इसी तरह जो ड्रोन जैमिंग मैंने आपको बताया था कि ड्रोन हाईजैकिंग, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल क्या है कि 2024 में नाज़रीन ईरान ने खलीज फ़ारिस में अमेरिकन एक ड्रोन था, उसको बड़े आसानी से हाईजैक किया और बड़े आराम से अपने पास उतार लिया। वो मंज़र पूरी दुनिया ने देखा। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि दुश्मन का एक भेजा हुआ ड्रोन और आपने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। सो एक ड्रोन अगर आपने कंट्रोल में ले लिया तो इट मीन्स यू कैन कंट्रोल मैनी ड्रोन्स।
यू कैन कंट्रोल एनी मिसाइल। और ये जब से वो ड्रोन ईरान ने अपने पास उतारा था, तब से जो है इसराइल की जो है नींदें उड़ी हुई हैं। याद रखें नाज़रीन कि इसराइल का जो है दिफाई निज़ाम, मैंने पहले भी जैसे बताया कि ये जो आयरन डोम है ये एआई बेस्ड उन्होंने कर दिया है। तो सो व्हाट, एआई तो इस वक्त दुनिया की हर टेक्नोलॉजी में है, लेकिन एआई के पीछे कौन होता है? एआई के पीछे तो बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग ही है। एआई ने काम करना कुछ भी नहीं होता। एआई जो है वो आपके ही प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करता है। वो प्रॉम्प्ट के बाद का जो काम एआई ने खुद करना होता है। तो यानी कि प्रॉम्प्ट की छेड़छाड़ी जो है, प्रॉम्प्ट में किसी भी किस्म की चेंज उस चीज़ को चेंज कर देती है। एआई टोटली कमांड डिफरेंट ले लेता है। तो ईरान में इस वक्त ये बड़ी कैपेबिलिटी है कि वो आयरन डोम जो कि एआई बेस्ड है, उसके उस तमाम प्रॉम्प्ट्स को और सिस्टम को ऐसे चेंज कर सकता है अपने साइबर वॉरफेयर के ज़रिए कि वही जो मिसाइल आयरन डोम या वही जो डिफेंसिव सिस्टम आयरन डोम का है, वो टोटली फेल हो सकता है। तो ये कोई नॉट अ बिग डील फॉर ईरान राइट नाउ। ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं नाज़रीन, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, बहुत तगड़े हैं, बहुत अच्छे हैं। ये ईरान की शैडो आर्मी है। हिज़्बुल्लाह हो गया, आपका हमास हो गया, आपका हश्द-उश-शाबी हो गया। ये दुनिया के 3 बड़े मुल्कों में ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं जहाँ पर ये आपके लिए बड़े इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। और ईरान एक नहीं 2 जंगों के साथ, 2 फ़ौजों के साथ ये जंग लड़ सकता है। तो ईरान को ज़रूर अपने प्रॉक्सी वॉर्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद बताता हूँ आपको कि ईरान और किस तरीके से इज़राइल को नुकसान पहुँचा सकता है। कि नाज़रीन, ये जो आयरन डोम का एक मिसाइल है, ये $4000 प्लस का है। और ये मैं थोड़ी-सी पुरानी बात कर रहा हूँ। अभी चूँकि एआई बेस्ड हो गया है, तो अब ये तकरीबन $5000 प्लस का एक मिसाइल है। अब आप ये देखें कि अगर ईरान 500 सुइसाइडल ड्रोन्स भेज देता है इज़राइल में, तो वो सारे के सारे भी अगर ये इज़राइल को तो नहीं आइडिया होगा कि ये कोई सुइसाइडल ड्रोन्स हैं, वो तो कुछ भी समझ सकता है। और ड्रोन्स को उसने हिट तो करना है, क्योंकि वो जो उस ड्रोन जाता है, वो अपने साथ डेफ़िनिटली कोई ना कोई तो ऐसा एक्सप्लोसिव लेके जाएगा जो नुकसान पहुँचाएगा। तो इज़राइल के अगर आयरन डोम उन तमाम 500 के 500 ड्रोन्स को गिरा भी देते हैं, तो इमेजिन करें कि एक मिसाइल जो $5000 प्लस का है, तो ये इज़राइल को कितना बड़ा लॉस, अरबों खरबों डॉलर्स का ये एक लॉस है। और ये लॉस अगर इज़राइल को होता है, तो बहुत जल्दी वो घुटनों पे आ सकता है। ईरान की जो नाज़रीन तनसीबात हैं, इनके ऊपर भी मैं बात करूँगा कि ऑफेंसिव एटीट्यूड अपनी जगह पर, डिफेंसिव में जो बार-बार जिसके ऊपर इज़राइल बहुत ज़्यादा छलांगे मार रहा है कि मैं उसके एटमी तनसीबात को हिट करूँगा, इट्स इम्पॉसिबल। अब बताता हूँ क्यों? कि एक्चुअली इज़राइल के पास जो बंकर बस्टर है, SU-28 या SB-57, इनको अगर वो देखता है, तो नाज़रीन ये जो 2 बंकर बस्टर उसके पास हैं, इनकी मैक्सिमम जो डेप्थ है वो 200 फीट है। व्हेयरएज़ जो ईरान ने अपनी जितनी भी एटमी तनसीबात हैं, उनको 300 फीट प्लस पे जाके रखा हुआ है। नाज़रीन, ईरान ने ये जो अपना एटमी तनसीबात का डिफेंसिव सिस्टम बनाया हुआ है, ये इसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती है। ये टनल बेस्ड बिल्कुल इंटरलिंक्ड मुख्तलिफ इनका एक टनल कम्युनिकेशन है, उसके अंदर उसने ये सारा सिस्टम बिछाया हुआ है। 300 फीट प्लस से नीचे है, लेयर्स में ये डिफेंस सिस्टम चल रहा है। यानी कि अगर एक तनसीबात यहाँ पे इस लेयर में पड़ी हुई, तो दूसरी तनसीबात 50 फुट, 70 फुट, 80 फुट नीचे एक और लेयर पे पड़ी हुई है, और ये सारी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसके अलावा ईरान ने क्या किया है कि उसने अपनी किसी एक जगह के ऊपर सारी चीज़ें नहीं रखी हैं। ईरान ने ये तमाम मुख्तलिफ पहाड़ों में ना बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड करके ये सारा सिस्टम छुपा के रखा हुआ है। इवन उसने अपने कुछ सिटीज़ के अंदर भी अंडरग्राउंड डेप्थ में ये सामान छुपाया हुआ है। इनका सुराग लगाना ही बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर इज़राइल ईरान के ऊपर अटैक कर भी देता है नाज़रीन, तो सो व्हाट? ईरान के तमाम ये जितने भी एटमी असासे ये सेफ़ हैं। अगर वो सेफ़ हैं, तो ईरान के पास बहुत अच्छा ऑप्शन और चांस है कि वो रिटेलिएशन में इमीडिएटली एक अटैक लॉन्च कर दे, फुल फ्लेज अटैक लॉन्च कर दे, जिस तरह मैंने पहले बताया कि किस तरीके से वो हो सकता है। और वो ये अटैक लॉन्च करके इज़राइल को बड़ा अच्छा इसका नुकसान दे सकता है। इज़राइल जो है वो किसी सूरत में भी ईरान के उस अटैक्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब सवाल यहाँ पे यही होता है जो मेरा पहले था, कि क्या ईरान इज़राइल के ऊपर अटैक लॉन्च कर सकता है? और क्या इज़राइल जो है वो इस अटैक को सस्टेन कर सकेगा? और क्या ये ईरान ये जंग जीत सकता है? तो इसका जवाब है येस, विद फॉलोइंग वेज। नंबर 1, जिस तरह मैंने बताया कि अपने हाइपरसोनिक मिसाइल और बाकी मिसाइल सिस्टम को इफेक्टिवली यूज़ करे। नंबर 2, मैक्सिमम अपनी जो साइबर उसके पास टेक्नोलॉजी है उसको बहुत अच्छा यूज़ करे। नंबर 3, वो अपनी प्रॉक्सी ग्रुप्स को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दे, अच्छी हिकमत अमली के साथ उनको इस्तेमाल करे। नंबर 4, वो इकोनॉमिकली ये जो मैंने आपको वे आउट बताया है कि वो अपने जो आयरन डोम है उसको वो इस्तेमाल करें, जितने मर्जी उन्होंने इस्तेमाल करने, ये सुसाइडल अपने ड्रोन्स भेजते रहें, उनका नुकसान होता रहेगा। तो एक टाइम तो आएगा कि जब वो कहेंगे कि यार हमें तो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है इस जंग में, ये छोटी सी जंग है और हम अपने लिए एक मुसीबत बना के बैठ गए हैं,
तो डेफिनेटली वो पीस के ऊपर और सुलह सफाई पे और सीज़ फायर पे आएगा। और सबसे एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो अंडरग्राउंड उनके लॉन्चिंग पैड्स हैं, वहाँ से इज़राइल के ऊपर नाज़रीन अटैक लॉन्च कर सकता है। ऑल्दो इज़राइल के पास दुनिया का बेहतरीन दिफाई निज़ाम है और ईरान के पास एक अच्छा मिसाइल सिस्टम है, लेकिन नाज़रीन जंग कौन जीतेगा? जंग वही जीतेगा जो बेहतरीन हिकमत अमली इस्तेमाल करेगा। जंग वो जीतेगा जो बेसिकली हौसले के साथ ये जंग लड़ेगा। वो ये जंग जीत सकता है। और मैंने जिस तरह आपको ये सारी बात बताई, जो मेरा कंक्लूजन निकला वो मैंने आपके सामने रखा है। आज का ये टॉपिक जो था ये टोटली इसके इर्द रिवॉल्व कर रहा था। कल हम एक और नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। नाज़रीन, आप कोशिश किया करें कि मेरा प्रोग्राम एंड तक देखा करें। मैं एंड पे कंक्लूजन्स देता हूँ, मैं एंड पे नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ और मेरे पास एक ऐसा इम्पोर्टेंट डाटा हमेशा प्रोग्राम में होता है जो मैंने एंड पे ज़रूर देना होता है। तो आप मेरा प्रोग्राम एंड तक ज़रूर देखा करें। अगली जो वीडियो होगी वो पर्टिकुलरली किस चीज़ के बारे में होगी? नंबर 1 कि अगर इज़राइल ईरान के ऊपर अटैक लॉन्च कर देता है तो इज़राइल को किस खतरात का सामना करना पड़ता है? दुनिया में कौन-कौन से मुल्क हैं जो इज़राइल से नाराज़ हो सकते हैं? और इज़राइल जो है वो जो है सफ़ारती तौर पर काफ़ी डिस्कनेक्ट हो सकता है दुनिया के कई ममालिक के साथ। उसके अलावा इज़राइल को इकोनॉमिकली कितना नुकसान हो सकता है वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। और फिर हम ये भी बताएँगे कि आखिर वो कौन-सा वे आउट होगा कि ईरान के ये तमाम जो जितने भी मैंने आपको बताए तरीके जिसमें ईरान एक लॉन्च करेगा प्रॉपर अटैक, तो इज़राइल इस अटैक से कैसे बच सकता है नाज़रीन? आज के प्रोग्राम में इतना ही। मेरे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दीजिए और इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।